नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके। और राजस्थान जीके में राजस्थान के इतिहास की यह रहेगी क्लास नंबर 10 दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं चौहान वंश। चौहान की वंश की अगर हम बात करते हैं तो सांभर, अजमेर और रणथंभौर का चौहान वंश तो है, लेकिन इनके साथ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जालोर, सिरोही, इनके अलावा कोटा, बूंदी का भी चौहान वंश हमें देखना है दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी चौहान वंश की, इसके अंदर सांभर, अजमेर और रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। आगे की क्लासों में आगे की जो बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट क्लास में हम उसको देख लेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक बार सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा कि सभी साथी है जो अभी तक जिन क्लासों को आपने अटेंड नहीं किया, क्लास 1 से लेकर 9 तक की, वो प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर लीजिए। और ये नोट्स है, जिन नोट्सों से क्लासेस चल रही है, यही नोट्स एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएसई के पैटर्न से बने हुए नोट्स है जो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर। तो मित्रों आज हम देखने वाले हैं चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश कहां कहां का रहेगा? सांभर, अजमेर और रणथंभौर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और यहां से हर बार ये अजमेर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अजमेर का चौहान वंश। चलें तो सांभर के चौहान, अजमेर के चौहान और रणथंभौर के चौहान तो यहां से देखेंगे आज की क्लास में। अब नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, बूंदी के चौहान, कोटा के चौहान, यह रहेगा हमारे अगली क्लास का टॉपिक दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों इस क्लास की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चौहानों की उत्पत्ति की, लेकर की उत्पत्ति इनकी कैसे होती है, जिनके अंदर सबसे पहले जो हमारे सामने सिद्धांत आता है वो आता है आपके कौन सा? अग्निकुंड सिद्धांत दोस्तों। अग्निकुंड सिद्धांत की जो हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, वो मिलती है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, उससे दोस्तों। इसके समर्थक है मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। जो अग्निकुंड सिद्धांत है इसके समर्थक कौन है दोस्तों? देख लीजिए यहां पे मोहनोत नैणसी व सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। अब देखिए ये अग्निकुंड सिद्धांत है क्या कि आबू के अंदर गुरु वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड यज्ञ किया गया था और उस अग्निकुंड यज्ञ से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न हुई, परतियार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये रहे आपके चौहान। ये है आपका चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अनुसार अग्निकुंड सिद्धांत से चौहानों की उत्पत्ति। अब देखते हैं हम बात की विदेशी इनको कौन कौन बताता है दोस्तों। विदेशी बताते हैं कर्नल जेम्स टोड, स्मिथ और विलियम क्रुक दोस्तों। ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं चौहानों को विदेशियों की संतान दोस्तों। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख और डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये इनको बताते हैं दोस्तों वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चंद्रवंशीय की अगर हम बात करते हैं, चंद्रवंशीय इनको कौन मानता है? तो चंद्रवंशीय इनको बताया गया है, एक तो है हास्य शिलालेख और दूसरा अचलेश्वर शिलालेख, इन दोनों शिलालेखों के अंदर दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर भंडारकर है ना, डॉक्टर भंडारकर इनको खज जाति से उत्पन्न मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर इनको क्या मानते हैं? खज जाति से उत्पन्न। और सूर्यवंशी जयानक, नयनचंद्र सूरी, जोधराज और डॉक्टर ओझा इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी क्षत्रिय इनको मानते हैं दोस्तों। तो यह है आपके चौहानों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है, वो आपके सामने। अब हम चलते हैं चौहानों का मूल स्थान कौन सा है। मूल स्थान देखिए सांभर यानी सफालदक्ष, जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मूल स्थान तो यह मिलता है। अनंत प्रदेश यानी सिक्कर, यह मिलता है हर्ष जो नाथ शिलालेख है उसके अनुसार। और पुष्कर है यह हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के अनुसार। ये तो 3 जो मूल स्थान हमें यहां पर मिल रहे हैं, ये 3 अलग अलग, चाहे शिलालेख ले लें या महाकाव्य या ग्रंथ ले लें, उनके अनुसार हमें मिल रहे हैं दोस्तों। और हमें जो अध्ययन करना है, हमारे सामने जो पूरा इतिहास मिलता है वो मिलता है सांभर का। अब चलते हैं सांभर के चौहानों की ओर दोस्तों। ये रहा सांभर के चौहान दोस्तों।
वासुदेव चौहान। यहां से देखिए, यहां से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिल बनकर आ सकता है। चौहान राजवंश के संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन है? वो है वासुदेव चौहान दोस्तों। वासुदेव चौहान चौहान वंश के, ये मान के चलो, संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष है दोस्तों। आगे देखिए, कब स्थापना की? 551 के अंदर। कहां पर? सांबर में। कहां पर? सांबर या सपालदक्ष। वर्तमान में यह जयपुर जिले में है दोस्तों, वर्तमान जयपुर जिले में स्थित है सांबर। तो कहां पर? सांबर या सपालदक्ष के अंदर। राजधानी बनाई गई अहि छत्रपुर, यानी वर्तमान नागौर, अहि छत्रपुर को राजधानी बनाया गया। वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का। इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है हमें कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, और इसकी जानकारी किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो यह है आपके सांबर के चौहान वंश, या चौहान वंश की बात करें ना हम, चौहान राजवंश, उसके संस्थापक, उसके आदि पुरुष, उसके मूल पुरुष वासुदेव चौहान दोस्तों। अब देखिए, यहां पे आया आपके बिजोलिया शिलालेख। ये कहां पर है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख, समय की बात करें तो 1170 ईस्वी का है। रचयिता गुणभद्र है। कहां पर है? बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में है। लगाया किसने? जैन श्रावक लोलाग ने इसको लगाया दोस्तों। यह है बिजोलिया शिलालेख दोस्तों। और बात करते हैं हम कि वासुदेव के बाद जो अगले शासक बनकर आते हैं, वो आते हैं दुर्लभराज प्रथम दोस्तों। जो मुख्य शासक है उन्हीं के बारे में, वैसे तो बहुत शासक हुए, लेकिन मुख्य शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिहार शासक वत्सराज का क्या था? ये सामंत था दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और मारा गया। प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य, गुर्जर प्रतिहारों में पढ़ते हैं नाम, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें दुर्लभराज ने भाग लिया था, और वहां पर यह क्या हो जाता है? मारा जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? इनके बाद अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं गुहक प्रथम। कौन बनते हैं दोस्तों? गुहक प्रथम इनके बाद शासक बनते हैं। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का क्या था? गुहक प्रथम सामंत था दोस्तों। निर्माण करवाया हर्षनाथ मंदिर सीकर का। हर्षपाड़ी के ऊपर हर्षनाथ मंदिर है, उसका निर्माण गुहक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। अब देखिए, हर्षनाथ है ना, ये चौहानों के क्या है? कुल देवता है। हर्षनाथ क्या है? चौहानों के कुल देवता है दोस्तों। तो ये थे गुहक प्रथम। गुहक प्रथम के बाद शासक बन जाते हैं गुहक द्वितीय, जिनकी बहन थी कलावती, और कलावती का विवाह किया गया था भोजराज के साथ, जो कहां के शासक थे? कन्नौज के शासक थे दोस्तों। अब देख लीजिए, यहां पे गुहक द्वितीय की बहन कलावती, और कलावती का विवाह भोजराज के साथ। भोजराज है कन्नौज के शासक। अब देखिए, गुहक द्वितीय के बाद शासक बनते हैं चंदनराज चौहान। कौन बने हैं? चंदनराज चौहान बने दोस्तों। दिल्ली के तोमर शासक रुद्र को पराजित किया, और रुद्र की बहन थी रुद्राणी, उससे शादी कर ली। तो दिल्ली का तोमर शासक था रुद्र, रुद्र को पराजित किया। पत्नी थी रुद्राणी, जो क्या थी? रुद्र की बहन थी। रुद्राणी का अन्य नाम है आत्मप्रभा। रुद्राणी का अन्य नाम क्या है? आत्मप्रभा, जो शिव भक्त व योग क्रिया में क्या थी? निपुण थी। अब देखिए, रुद्राणी को ही राजस्थान की योगिनी रानी कहा जाता है। रुद्राणी को ही राजस्थान की योगिनी रानी कहा जाता है दोस्तों। और यह क्वेश्चन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में समर्पित करती थी रुद्राणी दोस्तों। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए रह सकता है दोस्तों। ये थे चंदन राज दोस्तों। चंदन राज के बाद अगले शासक बनते हैं वाकपति राज दोस्तों। वाकपति राज, अगले शासक कौन बनकर आए हैं? वाकपति राज शासक। और यह शक्तिशाली शासक था दोस्तों, जिसने प्रतिहारों को पराजित किया था। प्रतिहारों को हराया था इसने, प्रतिहारों को क्या कर दिया? हरा दिया वाकपति राज ने दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए, यहां पे वाकपति राज उपाधि महाराजा की, प्रथम चौहान शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की।
इसके अलावा जो वागपति राज है इसके उत्तराधिकारी विंध्य राज, सिंह राज होते हैं। विंध्य राज के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन सिंह राज के बारे में अगर हम बात करें तो ये रहे सिंह राज। सिंह राज की उपाधि थी महाराजा धीराज। क्या थी? महाराजा धीराज। और सिंह राज ने क्या किया था? तोमरू और प्रतियारू दोनों को क्या किया था? पराजित किया था दोस्तों। यह भी है, तोमर और जो प्रतियार है दोनों को पराजित किया था आपके सिंह राज ने। सिंह राज के बाद अगले शासक बनकर आते हैं, वो आते हैं विग्रहराज द्वितीय दोस्तों। विग्रहराज द्वितीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है। देखिए विग्रहराज से द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विग्रहराज द्वितीय 1965 ईस्वी में क्या बने? शासक बने दोस्तों। 1965 ईस्वी में शासक बने। प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली व योग्य शासक। अभी तक जो हमने चौहान वंश के शासक पढ़े हैं सांबर के, उनमें सबसे शक्तिशाली शासक बनकर आए हैं, वो आए दोस्तों विग्रहराज द्वितीय दोस्तों। चौहान चालुक्य के मध्य इस समय क्या रही है? शत्रुता। चौहान और चालुक्यों के मध्य क्या रही है? शत्रुता। और चौहान जो चालुक्य शासक था मूलराज प्रथम, उसको परास्त भी किया था किसने? विग्रहराज द्वितीय ने दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। निर्माण इन्होंने कराया आशापुरा माता का मंदिर बड़ौच गुजरात के अंदर। विग्रहराज द्वितीय के ही आशापुरा माता का मंदिर है जो गुजरात के बड़ौच शहर में उसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अब देखिए यहां पे विग्रहराज द्वितीय ना, इनकी विजयों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हर्षनाथ शिलालेख में। हर्षनाथ पहाड़ी पर हर्षनाथ शिलालेख है, वहां पर उनकी विजयों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये थे आपके विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं दुर्लभ राज। उपाधि थी दुर्लेह मेरु। दुर्लेह मेरु मतलब जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, दुर्लेह। अब देखिए दुर्लभ राज, दुर्लेह मेरु इनकी उपाधि थी जो एग्जाम में आई हुई है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, अगले शासक बनते हैं गोविंद राज तृतीय। कौन बने हैं? गोविंद तृतीय या गोविंद राज तृतीय दोस्तों। गोविंद तृतीय की उपाधि थी वेरी दट दोस्तों। अब जगह बहु जगह यहां पे वेरी दट है, बहु जगह आपको वेरी गट भी लिखा हुआ मिलेगा, वेरी गट दोस्तों। ये क्या थी? गोविंदराज तृतीय की उपाधि थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट शासक आपके लिए। अगर हम फरिश्ता की बात करते हैं ना, फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ना, इन्होंने गजनी का जो शासक है उसको मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था, मारवाड़ से आगे उसको नहीं आने दिया था दोस्तों। इसके बाद अगले शासक बन जाते हैं वागपतिराज द्वितीय दोस्तों। जो पुत्र किनके हैं? लक्ष्मण चौहान ने। इनके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। वागपतिराज द्वितीय का ही पुत्र है कौन? लक्ष्मण चौहान। चला कहां गया? नाडोल। और नाडोल के अंदर नाडोल, जालोर, सिरोही का चौहान वंश यहीं से गया है दोस्तों। लक्ष्मण चौहान ही लेकर गया है दोस्तों। वागपतिराज द्वितीय के बाद अगला शासक बनकर आता है पृथ्वीराज प्रथम दोस्तों। उपाधि देखिए परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर। पृथ्वीराज प्रथम की जो उपाधि है वो है परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कि गोविंद तृतीय के बाद वागपतिराज द्वितीय शासक बने, वीर्यराम बने, चामुंडराज बने, सिंहट बने, दुर्लभराज तृतीय बने, विग्रहराज तृतीय बने, फिर बनते हैं ये पृथ्वीराज प्रथम। तुर्क सेना का क्या है? तुर्क सेना को हराया था, तुर्क सेना का विजेता है और पृथ्वीराज प्रथम का ही पुत्र है अजयराज जिसने अजमेर बसाया। और जो सांबर का चौहान वंश है अब कहां चला गया है? अजमेर आ गया है। कहां आ गया है? अजमेर आ गया दोस्तों। और अजमेर का ही चौहान वंश कहां चला जाएगा? कहां चला जाएगा दोस्तों? रणथंभौर चला जाएगा। तो अगर हम सांबर की बात करते हैं तो सांबर से बहुत, सांबर के चौहान वंश से कोई टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर के चौहानों की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अजमेर के चौहान दोस्तों। एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। हर एक जानकारी आपको ध्यान से देखनी है, अच्छे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं अजमेर के चौहान।
तो मित्रों, सांबर से अजमेर चौहान वंश को लेकर आए हैं अजय राज। कुल मिलाकर अजय राज को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? चौहान, यानी जो अजमेर के चौहान है उसमें चौहान वंश के संस्थापक। समझ गए दोस्तों? समय इनका 1113 से 1133 है, लेकिन अगर हम हिंदी ग्रंथ अकादमी में चलते हैं तो वहां पर 1105 से 1133 इनका समय बताया गया है। नगर इन्होंने बसाया था अजमेर 1113 ईस्वी के अंदर। निर्माण इन्होंने करवाया था अजमेर दुर्ग, जो तारागढ़ दुर्ग है उसका, 1113 ईस्वी के अंदर। राजधानी किसको बनाया? अजमेर को बनाया दोस्तों। सिक्के भी चलाए इन्होंने श्री अजयदेव के नाम से, व लक्ष्मी का उन पर क्या था? चिन्ह था दोस्तों। आ गया समझ में? यह नॉर्मल जानकारी अजय राज के बारे में। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक, 1113 से 1133 का जो है शासन। नगर अजमेर 1113 में, अजमेर दुर्ग तारागढ़ का निर्माण 1113 में, राजधानी अजमेर को बनाया दोस्तों। अब देखिए यहां पे सिक्के इन्होंने चलाए श्री अजयदेव के नाम से और लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ था। अब देखिए पत्नी थी इनकी सोमलेखा, और सोमलेखा के नाम के भी सिक्के भी चलाए इन्होंने। इतिहास की पहली रानी जिसके नाम से क्या चले हैं? सिक्के चले, सोमलेखा के नाम से दोस्तों। मालवा के शासक नरवर्मन यानी परमार था, उसको क्या किया इन्होंने? पराजित किया। अंतिम समय में कहां चले गए? पुष्कर चले गए। दिगंबर व श्वेतांबरू के बीच शास्त्रार्थ दंगल की भी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी दोस्तों, अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। और इन्हीं का पुत्र है अर्णोराज या आनाजी दोस्तों। तो ये थे आपके अजय राज। 1113 में अजमेरू नगर बसाया। इसके अलावा जो अजमेरू का किला है तारागढ़, उसका निर्माण करवाया। राजधानी अजमेर को बनाई। सोमलेखा के नाम पर भी इन्होंने, अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर इन्होंने सिक्के जारी किए। और इतिहास की ऐसी रानी, पहली ऐसी रानी जिसके नाम से सिक्के चले दोस्तों। आ गया समझ में? अगले चलते हैं, और इन्हीं का पुत्र बन जाता है आगे अजमेर का शासक, जिसका नाम है अर्णोराज या आनाजी दोस्तों। 1133 से 1155 ईस्वी तक। निर्माण आना सागर झील का अजमेर में, वराह मंदिर का पुष्कर के अंदर। आना सागर झील का अजमेर में और वराह मंदिर का पुष्कर में इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। मतभेद अर्णोराज व चालुक्य राजा जयसिंह के मध्य क्या हो गया? मतभेद। जो चालुक्य शासक जयसिंह है वो कहां के हैं? गुजरात के दोस्तों। अब देखिए मतभेद के बाद जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी, जयसिंह की पुत्री, उससे क्या हो जाता है? अर्णोराज का विवाह हो जाता है दोस्तों। दरबारी विद्वान था देवघोष व धर्मघोष। इनका दरबारी विद्वान की अगर हम बात करते हैं तो देवघोष और धर्मघोष। कुमारपाल गुजरात के साथ भी इनका क्या रहा? संघर्ष। कुमारपाल गुजरात के साथ इनका रहा संघर्ष। ये नॉर्मल सी जानकारी है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये रहा, आना सागर झील, वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को है जो मिल सकता है दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब देखिए आगे हम चलते हैं तो देखिए इनके पुत्र, देखिए पुत्र है जगदेव, जगदेव है, विग्रहराज चतुर्थ है, अपार गांगे है और सोमेश्वर है। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की क्या कर दी? हत्या। ये रहा जगदेव, इसने कर दी पिता की अर्णोराज की हत्या। जगदेव चौहानों का पितृहंता है, शासक भी बना 1155 से लेकर 1158 तक। कौन? जगदेव दोस्तों। अर्णोराज के बाद यही बना था। चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है, जो आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। जगदेव के बाद, अर्णोराज के बाद जगदेव 3 साल तक, और जगदेव के बाद अगला शासक बनता है वो बनता है विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों। बिसलदेव, क्या नाम है? बिसलदेव दोस्तों। 1158 से 1163 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1158 से 1163 ईस्वी तक। अन्य नाम की बात करें तो इनका नाम है बिसलदेव। क्या नाम है? बिसलदेव है। उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी उपाधि है कवि बांधव। जयानक ने दी थी इनको। कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक ने। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, काल इनका है चौहानों का स्वर्णकाल है। कलम कटार कला का काल। कलम का लेखकों का, कटार का युद्ध का, और कला का चित्रकारों का, तीनों का काल।
और वो है चौहानों का स्वर्णकाल। दरबारी कवियों की अगर हम बात करते हैं तो उनमें सोमदेव व नरपति नालय है। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रहराज और नरपति नालय का जो ग्रंथ है वो है बिसलदेव रासो। दोस्तों कौन सा है? बिसलदेव रासो। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। विग्रहराज खुद का हरिकेली है ना, हरिकेली नाटक, ये विग्रहराज चतुर्थ का ही है हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। तो विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 के मध्य शासन किया। बिसलदेव इनका नाम था। उपाधि कवि बांधव थी। कवि बांधव क्यों थी दोस्तों? क्योंकि ये जो विद्वान थे उनके आश्रयदाता थे, इस वजह से। आगे देखिए, चौहानों का स्वर्णकाल इनका काल कहलाता है। कलम कटार कला का काल इनका काल कहलाता है। दरबारी थे सोमदेव जिनका ग्रंथ है ललित विग्रह राज और नरपति नालय जिनका ग्रंथ है बिसलदेव रासो। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, अब देखिए यहां पे गुजरात के कुमारपाल, कनौज के विजय सिंह और दिल्ली के तोमर को विग्रहराज ने पराजित किया है। गुजरात का चाहे कुमारपाल हो, कनौज का विजय सिंह हो, दिल्ली का तंवर तोमर हो, सबको हरा दिया और राजधानी विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव दिल्ली लेकर गए। किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास व भवभूति विद्वान से की है। किलहौर ने जो विग्रहराज चतुर्थ है इनकी तुलना किससे की है? कालिदास और भवभूति विद्वान से। दोस्तों आगे देखिए विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। निर्माण इन्होंने कराया संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, जो कहां पर थी? अजमेर में थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन की झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण वहां पर करवाया। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। उर्स पंजाब शाह का उर्स लगता है। अन्य नाम 16 खंबू का मेल भी इसको कहा जाता है। दोस्तों यह है 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज ने। और जब निर्माण करवाया उस समय संस्कृत पाठशाला के नाम से इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने दरबारी धर्मगोसूरी, दरबारी इनका था धर्मगोसूरी, उसके कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। विग्रहराज चतुर्थ की रचना है हरिकेली। अर्जुन व शिव के मध्य संवाद का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपारगांगे शासक बना। अपारगांगे की हत्या पृथ्वीराज द्वितीय ने की और स्वयं क्या बन गया? शासक बन गया। जो पृथ्वीराज द्वितीय ये क्या रहा? निसंतान रहा। और इसके बाद अगला शासक बनता है इसका चाचा सोमेश्वर। दोस्तों कौन बन जाता है? इसका चाचा सोमेश्वर। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पृथ्वीराज द्वितीय बना है ये निसंतान था, तो आगे शासक कौन बन गया? सोमेश्वर। दोस्तों अब देखिए सोमेश्वर के बारे में। सोमेश्वर समय 1169 से 1177 तक शासन किया। पिता थे अर्णोराज। इनके पिता कौन थे? अर्णोराज ही थे। दोस्तों माता थी कांचन देवी। विवाह हुआ कर्पूरी देवी, दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। ये दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। विवाह किया सोमेश्वर चौहान से। दोस्तों और प्रधानमंत्री था केमास या कदमवास। केमास या कदमवास इनका क्या था? प्रधानमंत्री था। दोस्तों यह था सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज जो बनता है अजमेर का अगला शासक और सबसे इंपॉर्टेंट शासक यही है। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय 1177 से लेकर 1192 तक। दोस्तों एक एक जानकारी पृथ्वीराज तृतीय से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों देखिए, जन्म 1166 ईस्वी में, जन्म 1166 ईस्वी के अंदर। कहां पर? अहिल पाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी और 11 वर्ष की आयु में शासक बना है 1177 में। तो 1166 से 1177 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गया? शासक बन गया। तो 11 वर्ष का बालक शासन नहीं कर रहा है तो सरक्षिका बना दिया गया मां को, कर्पूरी देवी को। दोस्तों कर्पूरी देवी बनी इनकी सरक्षिका। अब देखिए हम पृथ्वीराज तृतीय की कुछ उपाधियां उनके बारे में चर्चा कर लें। देखिए उपाधियां, दलपंगुल यानी विश्व विजेता की उपाधि थी इनके पास। दलपंगुल विश्व विजेता। दोस्तों
राय पितोरा, गर्जिस्पति यानी अचूक निशानेबाज, अचूक निशानेबाज की भी इनके पास क्या थी, उपाधि थी दोस्तों। ये देख लीजिए, अचूक निशानेबाज, गोरी को अंत में अचूक निशाना, बिना आंखों के भी ये क्या है, उसको मार देगा, तीर लगा देगा उसकी, इस वजह से अचूक निशानेबाज भी इनको कहा जाता है दोस्तों। समझ गए आप यहां पर। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं इनके बारे में, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। प्रधानमंत्री केमास कदमवास था, सेनापति भुवनमल था दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अभियान, जिनमें पहला है गुड़गांव का युद्ध जो 1178 ईस्वी में लड़ा गया। नागार्जुन और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ, विजय कौन रहा, पृथ्वीराज तृतीय। बंडानकों का दमन 1182 में किया, और बंडानक है ना, ये सतलज प्रदेश की क्या है, एक जाति है, उनका भी 1182 में इसने क्या कर दिया, दमन कर दिया दोस्तों। तो गुड़गांव का युद्ध 1178 में और बंडानकों का दमन 1182 में। इसके बाद महोबा विजय 1182 में, तुमुल, महोबा विजय 1182, तुमुल का युद्ध 1182। देखिए परमर्दिदेव चंदेल वह पृथ्वीराज के मध्य, परमर्दिदेव जो चंदेल है उसके सेनापति थे आला व उदल, जो हो जाते इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त, वीरगति को प्राप्त दोस्तों, महोबा या तुमुल का युद्ध जो, और पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या रहता है, विजय प्राप्त करता है। इसके बाद होता है चौहान चालुक्यों के मध्य संघर्ष, पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय जो गुजरात के शासक थे, चालुक्य शासक थे, इनके मध्य दोस्तों विवाद, इच्छिनी देवी से विवाह को लेकर, जो कहां की थी, आबू की राजकुमारी, पृथ्वीराज भी उससे विवाह करना चाहते थे और जो भीमदेव द्वितीय ये भी उससे विवाह करना चाहते थे, और इसी को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और आगे क्या होता है मित्रों, युद्ध इनके मध्य हो जाता है दोस्तों। इसके बाद होता है चौहान और गढ़वालों के मध्य शत्रुता, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल, कारण क्या बनता है, जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह भी बाद में वहां से उठाकर उससे क्या कर लिया था, अपहरण करके संयोगिता से विवाह भी इन्होंने कर लिया था। गढ़वाल शासक है ना जयचंद, इनको परास्त किया और स्वयंवर इन्होंने संयोगिता का रखा था, तो वहां से संयोगिता का अपहरण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसे शादी कर ली दोस्तों। इस प्रकार चाहे गढ़वाल आए चाहे चालुक्य आए, सब चौहानों के सामने ना टिक पाए दोस्तों। लेकिन फिर आता है 1191 के आसपास का समय, पृथ्वीराज और गोरी के मध्य होता है संघर्ष, जिसमें होता है प्रथम त्राइन का युद्ध। कहां पर है, करनाल हरियाणा में। कब, 1191 में। तबर हिंद पर गोरी का कब्जा था, तबर हिंद यानी बठिंडा पंजाब, यह था जहां पर गोरी का कब्जा था। अब त्राइन का जो प्रथम युद्ध होता है, यह मध्य किनके होता है, पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य, और विजय कौन रहता है इसमें, पृथ्वीराज तृतीय। गोविंद राय दिल्ली ने गोरी के दांत तोड़ दिए थे। प्रथम युद्ध में गोविंद राय दिल्ली के शासक थे, उन्होंने क्या किए थे, गोरी के दांत तोड़ दिए थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते, गोरी वहां से निकल जाता है, लेकिन गोरी का अगला निशाना कि वापस आना है और पृथ्वीराज तृतीय को हराना है। इसी उद्देश्य से अगले साल वहीं आ डटा, कहां पर, त्राइन के मैदान में दोस्तों, वापस आ गया त्राइन के मैदान में दोस्तों। अब देखिए कब, 1192 ईस्वी में, मध्य पृथ्वीराज तृतीय व गोरी दोनों के मध्य। गोरी का दूत आया किवाम उल मुल्क मुल्तानी, किवाम उल मुल्क मुल्तानी, यह आया था गोरी का दूत। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का घोड़ा था नाट्यरंबा, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को गजनी में कैद किया और वहां पे क्या कर दी, आंखें फोड़ दी। यानी कि जो त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है ना, इसमें युद्ध में गोरी जीत जाता है, गोरी विजय प्राप्त करता है और पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ लेकर कहां चला जाता है, गजनी, और गजनी में कैद कर देता है, और क्या होता है, पृथ्वीराज तृतीय की आंखें फोड़ दी जाती है। अब देखिए मित्रों यहां से फिर क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण के माध्यम से गोरी की हत्या कर दी। अब शब्दवेदी बाण कैसे चलाए, तो उसके लिए चंद्रबरदाई इनके साथ था, उन्होंने एक दोहा कहा था,
4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बेटियों सुल्तान, मत चुके चूहान। यह चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को सुनाया और पृथ्वीराज ने जो है क्या चला दिया, तीर चला दिया, जिसमें गोरी मारा गया दोस्तों। यह जानकारी हमें मिलती है। अब थोड़ी सी पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट दरबारी इनके चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जिनका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, जयानक जिनका पृथ्वीराज विजय है, वागीश्वर जनार्दन है। इन्होंने निर्माण करवाया था पिथौरागढ़ दिल्ली के अंदर किले का। भाई था हरिराज, पुत्र था गोविंदराज, जो आगे इसके बाद 1192 के अंदर आ रहे हैं, तो 1194 में चला जाएगा कहां पर, रणथंबोर, और 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रख देगा। पृथ्वीराज चौहान के समय गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है जो अजमेर आए थे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ ही कहां पर आए थे, अजमेर आए थे। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये रहा, पिथौरागढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तरते ने करवाया। और जैसे ही यहां से पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है गोरी, तो उसके बाद अजमेर से चौहान वंश क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और अजमेर का चौहान वंश आगे चला जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज का पुत्र है गोविंदराज, और गोविंदराज चला गया है रणथंबोर। इसके बाद हमारे शुरू होता है रणथंबोर के चौहान दोस्तों। देखिए, रणथंबोर के चौहान हम पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले रणथंबोर कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में। चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय के क्या है, पुत्र है, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंबोर राज्य है वो दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो आपके गोविंदराज है, ये पिता की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गए और उन्होंने रणथंबोर का राज्य गोविंदराज को दे दिया दोस्तों। यह था रणथंबोर। अब देख, सबसे पहले शासक बने गोविंदराज, जो रणथंबोर के चौहानों के हैं संस्थापक। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के शासक थे, उनके क्या है, पुत्र है दोस्तों। इनके बाद बनते वीर नारायण। कौन बनते हैं मित्रों, वीर नारायण, समकालीन है इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान। उसके बाद बागभट्ट शासक बनता है, जिसके समकालीन कौन था, बलबन था दोस्तों। इनके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती है, नॉर्मल जानकारी मिलती है, तो आप थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में लेते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट है 1194 के अंदर यहां पर जो है चौहान वंश कहां गया है, रणथंबोर। ये लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। बागभट्ट के बाद अगले शासक बनते हैं जेतर सिंह, जो समय था जिनका 1250 से 1282। 32 वर्षों का इनको शासन किया, और 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया दोस्तों। हमीर देव चौहान ने 32 वर्षों के शासनकाल के निर्माण में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, और इन्हीं का पुत्र है हमीर देव चौहान। यही है जो रणथंबोर का मुख्य शासक बनता है। देखिए, हमीर देव चौहान समय 1282 से 1301 ईस्वी का। पिता है जेतर सिंह, माता है हीरा देवी, पत्नी है रंग देवी, पुत्री है देवल दे, जिसने पदमला तालाब के अंदर कूदकर क्या कर ली थी, आत्महत्या। पुत्री थी जिसका नाम था देवल दे, जिसने पदमला तालाब है उसमें कूदकर आत्महत्या कर ली। गुरु है इनका राघव देव। गुरु कौन है मित्रों इनका, राघव देव। दरबारी कवि है बीजादित्य। दरबारी कवि कौन है, बीजादित्य इनका दरबारी कवि है। और उपाधि थी इनकी हट्टी हमीर। क्या थी, हट्टी हमीर। यह इनकी उपाधि थी हमीर देव चौहान की दोस्तों। तो ये नॉर्मल जानकारी है आप सभी के लिए। आगे देखिए मित्रों, इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ का आयोजन कोटिजन्य यज्ञ, और राजपुरोहित उसका था विश्वरूपम। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, जो ये जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है हमीर के बारे में, तो ये रहे इनके ग्रंथ। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है। हमीर हट चंद्रशेखर का है। हमीर रासो सारंगधर का 13वीं सदी का। हमीर रासो एक जोधराज का जो 18वीं सदी का। हमीर रासो दो, एक तो सारंगधर का 13वीं सदी वाला, एक 18वीं सदी वाला जोधराज का। हमीरायण है बाढ़व व्यास का, और हमीर बंधन है अमृत कैलाश का। ये जानकारी के स्रोत है जो हमीर के बारे में हमें जानकारी देते हैं दोस्तों। आ गया समझ में यहां पर।
अब चलिए मित्रों, हमीर का जो विवाद होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी से दोस्तों। देखिए, जलालुद्दीन का पहला आक्रमण होता है 1290 के अंदर। जो जाइन का दुर्ग है उस पर अधिकार कर लिया जाता है और उसको रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। 1290 में अटैक करते हैं, जाइन का दुर्ग है अपने अंदर अंदर करते हैं, उसको जीत लेते हैं और जाइन का दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी दोस्तों। समझ गए यहां पे। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी 1290 में आए, अटैक किया, जैन का दुर्ग जीता, वापस चले गए। 1291 में वापस आ जाते हैं और 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है रणथंबोर पे 1291-92 में, लेकिन यह का रहा असफल रहा दोस्तों। देखिए, आखिर में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर से अपना घेरा है वो उठा लिया। आखिर में जो घेरा है वो वहां से क्या है उठा लिया, और उठाते वक्त उन्होंने कुछ कहा था। वो क्या कहा था वो देख लीजिए। खिलजी ने कहा, मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा कहकर अपना घेरा है वो उठा लिया वहां से। समझे मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों। अब देखिए मित्रों, आगे हम देखते हैं। यहां से उन्होंने अपना घेरा है वो उठा लिया है, तो इसके बाद क्या होगा? घेरा उठाने के बाद उनका पुत्र आ जाएगा। जलालुद्दीन थे, अलाउद्दीन खिलजी तो तैयार ही बेटा है ना, अलाउद्दीन खिलजी है वो आ जाएगा दोस्तों। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी, संघर्ष का कारण क्या बना? अलाउद्दीन खिलजी एक की साम्राज्यवादी नीति, हमीर द्वारा मोहम्मद शाह, मोहम्मद नहीं है मोहम्मद शाह है, ये मोहम्मद शाह व केबरू को शरण देना। ये मोहम्मद शाह है ना, ये एके की पत्नी थी चिमना बेगम, उसका क्या था प्रेमी था दोस्तों, इसी वजह से ये कारण बना। और 1299 के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना आज टपकती है हिंदुवाट के अंदर। हिंदुवाट दरे का युद्ध होता है 1299 में। किनके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां व नुसरत खां के मध्य, और हमीर के सेनापति धर्म सिंह व भीम सिंह के मध्य। विजेता को तो प्राप्त हमीर होते हैं यहां पर, लेकिन भीम सिंह इस युद्ध में मारा जाता है दोस्तों, हिंदुवाट। इसके बाद अलाउद्दीन क्या करता है कि इसमें अलाउद्दीन की सेना हार गई, उलूग खां नुसरत खां भाग गए, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंबोर पर घेरा डाला गया। सेनापति उलूग खां नुसरत खां, यहां पर नुसरत का है ना वो मारा जाता है, नुसरत खां। षड्यंत्र के तहत रणमल व रतिपाल को लालच दिया जाता है। रणमल व रतिपाल को क्या दिया जाता है? छल कपट के साथ उनको लालच दिया जाता है दोस्तों, और लालच देकर कैसे ही जो किले के दरवाजे हैं उनको क्या कर लिया जाता है? खुला लिया जाता है, और जो किला उस पर किसका अधिकार हो जाता है? तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और समय था 11 जुलाई को, रणथंबोर का होता है प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को। शासक है हमीर देव चौहान, जिन्होंने किया केसरिया। सेनापति कौन थे? रणमल व रतिपाल, जिनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जौहर किया रंगदेवी ने, रनिहाड़ तालाब में कूदकर जल जौहर किया रंगदेवी ने। आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी, जो इस युद्ध के अंदर घेरे के अंदर विजय को प्राप्त करते हैं। छल कपट के द्वारा विजय है वो उसको क्या ले लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान का प्रथम शाखा या राजस्थान का प्रथम जोलजोर है वो कौन सा है? रणथंबोर का शाखा 1301 वाला है दोस्तों। एके का रणथंबोर पर क्या हो गया? अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी का तुर्कों का किस पर हो गया? रणथंबोर पर अधिकार हो गया। मोहम्मद शाह व केबरू की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी दोस्तों। अब इसके बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुपर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया दोस्तों। और हमीर देव चौहान के बारे में एक कहावत चलती है, सिंह सवन सत्य पुरुष वचन, कदली फलत इकबार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मित्रों, जो हमीर देव चौहान है ये 16 युद्धों का तो विजेता था, लेकिन 17वां जो युद्ध होता है उसमें ये क्या होता है? हार जाता है खिलजी के द्वारा।
और रणथंबोर दुर्ग के अंदर ही अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। और इसी के साथ जो सांबर से अजमेर, अजमेर से रणथंबोर चौहान वंश आता है, वो रणथंबोर के अंदर उस चौहान वंश की शाखा का समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो यह थी आज की हमारी अजमेर, सांबर और रणथंबोर के चौहान वंशों की जानकारी। कैसी आपको लगी एक बार कमेंट करके बता दे सभी साथी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।